माध्यमिक गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको पश्चिम बंगाल के माध्यमिक बोर्ड के तहत क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के किताब का अध्याय 1 का नाम है इतिहास परिचय। इसी इतिहास के परिचय का परिचय कराने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने, समझें। तो इस पाठ में इतिहास की परिभाषा से शुरू करते हैं कि इतिहास है क्या। तो वर्षों पहले इस पृथ्वी पर घटित घटनाओं के संग्रह ही इतिहास कहलाता है। अब इस पाठ में किन युक्तियों के आधार पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, यहाँ से यह अध्याय शुरू होती है। तो इसमें भारतीयों को ब्रिटिश शासकों ने भारत को उपनिवेश में परिणत करने की जो युक्ति दी वह है भारतवासी असभ्य है, उनके देश में शिक्षा का अभाव है, विज्ञान का अभाव है, आदि आदि तथ्यों के आधार पर अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम किया। ब्रिटिश तो सभ्य है, इसी कारण प्रत्येक सभ्य ब्रिटिश का कर्तव्य है कि असभ्य भारतवासी को सभ्य बनाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। इसी कारण भारत में ब्रिटिश शासन कायम करना जरूरी है। इन्हीं युक्तियों के आधार पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। भारतीयों ने उनकी युक्तियों को नहीं माना, लेकिन क्रम से सम्राट अशोक से सम्राट अकबर तक की चर्चा हुई, आर्यभट्ट से चैतन्य देव की चर्चा हुई। परिणाम स्वरूप प्रमाणित किया गया कि भारत में भी सभ्यता है। वह सभ्यता ब्रिटिश सभ्यता से किसी भी क्षेत्र में कोई कम न थी। कहा जाता है भारत के इतिहास कुछ शिक्षित मनुष्यों की दृष्टि से ही लिखित इतिहास है। इसी कारण इस इतिहास में सिद्धू कानू के अतिरिक्त अन्य संथाल विद्रोह में भाग लेने वाले किसी अन्य विद्रोहियों के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के नाम नहीं मिलते। केवल कहा जाता है कि हजारों मनुष्यों ने, हजारों संथालों ने विद्रोह में भाग लिया। अर्थात उन मनुष्यों को नाम से नहीं, केवल संख्या से जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जिन्होंने संथाल विद्रोह का इतिहास लिखा था उनकी दृष्टि में केवल सिद्धू कानू का ही नाम काफी था। महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस ही जरूरी है। उनकी कहानी जान लेने से इतिहास पूर्ण हो जाता है। अब आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है और कहाँ अंत होता है? प्लासी के युद्ध से लेकर भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के कथा तथा भारत में ब्रिटिश शासन शुरू और शेष होने की कथा तक आधुनिक भारत के इतिहास शुरू होती है। भारत के इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। आधुनिक भारत का इतिहास, मध्य युग का भारत का इतिहास, प्राचीन युग का इतिहास, जिसमें आधुनिक शब्द का चर्चा हुआ है जिसका अर्थ होता है आधुना, और आधुना का शाब्दिक अर्थ होता है वर्तमान काल। इस तरह वर्तमान काल में घटी घटनाओं को आधुनिक काल कहते हैं। इस दृष्टि से देखने पर कलिंग युद्ध 2014 ईस्वी पूर्व से बहुत पहले घटित हुआ था। उसके बहुत बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके भी बहुत बाद प्लासी का युद्ध हुआ। अतः समय के हिसाब से प्लासी का युद्ध अन्य युद्धों की अपेक्षा बाद में घटा। आज इतिहास की लिखी पुस्तकों में इस प्रकार की कहानियां नहीं लिखी जाती। आज प्रत्येक घटना को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तुला पर तौलकर प्रस्तुत किया जाता है। 1817 ईस्वी में जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक पुस्तक लिखा, जिसमें इतिहास को 3 भागों में बांटा: हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग। आरंभ के 2 कालों को नामांकन शासक धर्म के अनुसार किया गया है, किंतु अंतिम नाम शासक की जाति पर आधारित है। इस कारण उसे ईसाई युग ना कह करके ब्रिटिश युग कहा गया। भारत के इतिहास का युग विभाजन शासकों के धर्म परिचय से हुआ। जैसा कि जेम्स मिल ने
यह धारणा बना ली कि प्राचीन भारत के सब शासक ही हिंदू थे। इसी कारण जैन धर्मावलंबी चंद्रगुप्त मौर्य और बौद्ध धर्मावलंबी बिंदुसार को भी हिंदू युग में सम्मिलित कर लिया गया। इसी प्रकार मध्य युग के सभी शासकों को मिल ने मुसलमान धर्म के साथ जोड़ दिया। अकबर जैसे उदारवादी शासक की पहचान भी धर्म के घेरे में बंध गई। मिल ने भारत के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कालांतर में यही 3 विभाजन ही प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल कहलाया। इस अध्याय के अंत में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का भी कुछ हल्का सा चर्चा है। वह है क्या, इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो साम्राज्यवाद एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक शक्तिशाली देश अथवा राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र को अपने अधीन कर अपनी सत्ता कायम करता है। अपने अधीन देश की संपदा जन जन पर प्रभुत्व कायम कर वह शक्तिशाली देश अपनी इच्छानुसार उसे चलाता है। दुर्बल देश केवल दुर्बल ही नहीं और सभ्य भी है। इसी से उनका इतिहास नहीं है, क्योंकि इतिहास केवल सभ्य जाति का होता है। इसी कारण इतिहास विहीन और सभ्य जाति को सभ्य बनाने के लिए उन्हें सभ्य साम्राज्य के तले रखना उचित है। साम्राज्य के बाद उपनिवेशवाद का संबंध है। एक क्षेत्र की जनता और संपदा को दूसरे क्षेत्र के स्वार्थ के लिए प्रयोग में लाना उपनिवेशवाद का मूल तत्व है। विद्यार्थियों, उसके बाद हल्का सा चर्चा करते हैं कि इतिहास पढ़ने की क्या आवश्यकता है। इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या लाभ है। तो इतिहास हमारे भूतकाल में हुई घटना का परिचय कराता है तथा अपनों से दूर खोए हुए आत्मीय सज्जनों को नए सिरे से पहचानने के लिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। आत्मीयता खोकर अलगाव कैसे आ गया, यह समझने के लिए इतिहास से ही मालूम पड़ती है। विद्यार्थियों, अब हम छोटे छोटे प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे। जैसे भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा गया है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। उसके बाद छोटे छोटे और भी प्रश्न हैं, जैसे कलिंग युद्ध कब हुआ, तो 2014 ईस्वी पूर्व में हुआ। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा, तो जेम्स मिल ने लिखा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 ईस्वी में हुई। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में हुआ। युग किसे कहते हैं, एक विस्तृत समय के सूचक को युग कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया गया है, इसका उत्तर है A.O. हुम को। विद्यार्थियों, इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूं। आपको अधिक जानकारी के लिए कुछ छोटे छोटे प्रश्नोत्तर का भी चर्चा किया। उम्मीद है आप इस पाठ के सार तत्व को समझ गए होंगे। क्लास 8 के विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि आपको यह एक छोटी सी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर दूसरे अध्याय के साथ दूसरे वीडियो में।